क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? धन्यवाद सर। प्लीज टेक योर सीट। धन्यवाद सर। नीलेश जी अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद सर। सर मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। मैंने केएमसी विश्वविद्यालय से अपना बीएड तथा स्नातक CSVM विश्वविद्यालय कानपुर से किया है। और सर विगत वर्ष से मैं अपनी ड्रीम जॉब KVS टीचर की तैयारी में लगा हूँ। सर मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है मेरा मृदु स्वभाव। मृदु स्वभाव के साथ क्यूरियोसिटी तथा क्यूरियोसिटी के साथ साथ शुरू से अर्थात बचपन से मेरी आदत है कि मैं अध्ययन अध्यापन में अधिक रुचि रखता हूँ। सर मेरा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि कभी कभी सामान्य मुद्दों पर आवश्यकता से अधिक खोजबीन करता हूँ, जो जिससे टाइम वेस्ट होता है। सर अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ, सर मेरी प्रमुख हॉबीज़ में पहले तो हिंदी काव्य पढ़ना और नंबर 2 पे जो है वो है क्रिकेट खेलना। सर इसके बाद यदि मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूं, सर कक्षा 12 के एकेडमिक्स में मैंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया था, जबकि कक्षा 10 एवं कक्षा स्नातक दोनों कक्षाओं के एकेडमिक्स में मैंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सर इसके साथ ही आपको बता दें कि मेरा बीएड गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से हुआ था, जहां पर मैंने एकेडमिक्स के मामले में 6वां स्थान हासिल किया था। सर इसके बाद अगर बात करें को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ के तहत मैंने बीएड के दौरान अपने विश्वविद्यालय में NSS तथा योगा कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया। इसके साथ ही वहाँ पर महामहिम राज्यपाल एवं डिप्टी CM के आगमन पर विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे स्टेज मैनेजमेंट प्लानर तथा एक प्रोग्राम हुआ था वुमेन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की टीम का सब लीडर बनाया गया था, जिसका मैंने जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया था। इसके साथ ही सर आपको बता दूं कि मुझे कंप्यूटर का भी बेसिक ज्ञान है। और अंत में सर यही कि मैं दीर्घकालिक रूप में अपने मूल्यों के रूप में मैं यही चाहता हूँ कि मैं राष्ट्र एवं समाज की सेवा विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा में योगदान देकर कर सकूं। धन्यवाद सर। अच्छा इंग्लिश ये बताइए कि आपने बताया कि आपकी जो प्रमुख हॉबी हैं, जी सर, प्रमुख हॉबी में आपने बताया है, क्या बताया है सर? प्रमुख हॉबी में मेरा मृदु स्वभाव के साथ साथ सर क्यूरियोसिटी था। क्यूरियोसिटी के साथ बचपन से अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि। हाँ, तो 2 वर्ड जो मिले हैं, अध्ययन एवं अध्यापन। जी सर, इन अध्ययन और अध्यापन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है? सर अध्ययन और अध्यापन काफ़ी सिमिलर वर्ड हैं दोनों। सर यदि इसमें मूल अंतर कहा जाए तो यही कि अध्ययन एक व्यक्ति या बच्चा स्वयं के समझने के लिए करता है, जबकि अध्यापन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अध्ययन की भी प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है, जहाँ पर एक अभिभावक या एक अध्यापक जो उसके पास ज्ञान होता है उसके संप्रेषण के माध्यम से दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड में एक 2 चर होना अनिवार्य होता है, जिसमें एक विद्यार्थी तथा दूसरा वह अध्यापक चर बनता है, जो अध्यापन की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा तो आपने बताया कि आपने 12-10 यानी कि अगर ठीक ठाक से देखा जाए तो आपने हमेशा टॉप ही किया है सर, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ कि कक्षा 10 के विषय कौन कौन से थे? सर कक्षा 10 में मेरे जो विषय थे वो हिंदी, इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके साथ साइंस, सोशल साइंस तथा ड्राइंग विषय थे। कितने अंक आपने प्राप्त किए थे? सर मैंने 503 अंक प्राप्त किए थे 600 में से।
सबसे ज़्यादा किस विषय में? सबसे ज़्यादा सर मैंने इंग्लिश में प्राप्त किए थे, कितने? 95 अंक। अच्छा ठीक है। अच्छा तो नीलेश जी आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन हैं, और उसके साथ ही बताइए कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं। सर वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं, जबकि वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो महामहिम सीवी आनंद बोस जी हैं। अच्छा, श्योर हैं? सर मैंने ऐसा ही पढ़ा है, आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। चलिए अच्छा ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए। आपको बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान है ना? जी सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर ट्रेड फॉर यूज, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज ट्रेड एजुकेशन फॉर रिसर्च है। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए कि आपने जो अपना हॉबी बताया है, शौक बताया है, उसमें क्रिकेट का भी आपने नाम लिया है। जी सर। तो अभी आईपीएल हुआ है कल या परसों में, पहला आईपीएल। जी सर। तो उसमें कौन सी टीम विजेता रही तथा मैच कहाँ खेला गया? सर आईपीएल का पहला मैच जो है ये गुजरात के एक स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इसमें गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स थी। गुजरात टाइटंस 5 विकेट से जीत हासिल कर सका। गुजरात टाइटंस के कप्तान जो हैं वर्तमान में हार्दिक पांड्या जी हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग के जो कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, जो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जो आ रहा है वो पूरा बता के ही मानूंगे। सॉरी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपके उत्तर प्रदेश में एक कानपुर नगर आता है। जी सर आता है। तो कानपुर नगर क्यों प्रसिद्ध है? सर कानपुर नगर हमारे यहाँ चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर कहा जाता है। कोयम्बटूर। जी सर। अच्छा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सर भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, जहाँ पे कपड़े की मिल्स अधिक हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नीलेश जी केवी के बारे में कुछ बताएं। आप केवी में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब है। जी सर। तो केवी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर केवी जो है एक केंद्रीय विद्यालय संगठन है। केवी एक स्वतंत्र बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MHRD मिनिस्ट्री, जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, जिसका संबंध CBSE से है। अच्छा सर इसका अप्रूवल 1962 में हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। सर केवी की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए इसकी मांग बहुत ज़ोरों से बढ़ी, और वर्तमान में केवी के जो कुल विद्यालय हैं उनकी संख्या 1252 यानी 1252 मतलब 1252 विद्यालय हैं, जिसमें से 1249 जो हैं वो भारत में हैं, जबकि 3 विद्यालय अन्य देशों में हैं। अच्छा सर केवी के वर्तमान में जो कमिश्नर हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो वर्तमान में श्रीमती निधि पांडे जी हैं, जो कि IAS अधिकारी रही हैं। और इसके जो चेयरमैन केवी के वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और सर इसके अतिरिक्त यदि केवी के बारे में बताया जाए तो इसके जो रीजन्स हैं वो वर्तमान में 25 हैं, जबकि इसके जो जाइट्स हैं, जिसका फुल फॉर्म सर जोनल इंस्टीट्यूट जाइट्स ZIETS। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ठीक। और बताइए। हाँ सर इसके जो जाइट्स हैं वो 5 है, वो इस प्रकार से हैं मुंबई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़,
क्या कहते हैं, ग्वालियर और मैसूर, मैसूर जो कि कर्नाटक में है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो कीवी के बारे में आपने बताया। अच्छा कीवी के बारे में कुछ और सर, कीवी के जो पहली जो इसके कमिश्नर हुई हैं वो हैं मिस अहिल्याचारी, और वर्तमान में निधि छिब्बर जी हैं। सर ये CBSE से संबंध संस्था है। CBSE जिसके वर्तमान में चेयरमैन जो हैं वो निधि छिब्बर जी हैं। और इसमें सर स्टूडेंट और शिक्षक का जो रेशियो है वो 28:1 चलता है, एक है। और तो इसके जो ड्रेस होती हैं, ड्रेस बनाने का जो कार्य है वो NIFT के द्वारा किया जाता है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और सर उतना ही पता है इसके बारे में। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत पता है। अच्छा तो आपने TGT से आवेदन किया है? जी सर, TGT हिंदी। जी तो ये बताइए कि जो TGT है, TGT का फुल फॉर्म क्या होता है? सर TGT का फुल फॉर्म जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को सर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक या प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षक कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। आपका हिंदी है ना? जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी सर ये फारसी भाषा समूह का शब्द है, मुख्यतः ईरानी भाषा से आया है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको अपना रोल नंबर याद है केवी का? सर केवी का रोल नंबर मुझे याद है, उसके अंकों को बता दो। इसमें कुल कितने अंक हैं? सर इसमें कुल 15 अंक हैं, डिजिट्स हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो नीलेश जी आपका बेसिक तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से बात हो जाए। जी सर बताइए कि वाच्य क्या है? वाच्य सर, वाच्य जब कर्ता कर्म और भाव के अनुसार, जब कर्ता कर्म और भाव के अनुसार किसी वाक्य के लिंग, पुरुष तथा वचन को क्रमबद्ध किया जाए तो उसे वाच्य कहा जाता है। इसके भेद मुख्यतः 3 हैं: कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य जहाँ पर क्रिया कर्ता के आदेश पे हो, कर्मवाच्य जहाँ क्रिया कर्म के आदेश पे हो, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो कर्म होगा वो प्रधान होगा, जबकि भाववाच्य में भावना प्रधान होगी, ना कर्म प्रधान होगा, ना कर्ता प्रधान होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए, क्रिया के कितने भेद हैं? सर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जबकि अगर सामान्यतः देखा जाए तो क्रिया के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। इसमें से कुछ सर इस प्रकार से हैं: संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से जैसे वह खाना खा चुका है, तो खाना और चुकना जब 2 क्रियाएं एक साथ मिल जाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अच्छा तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जब एक क्रिया हो जाती है उसके बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो जाती है। यानी राम घर जाकर सो गया, राम घर गया, जाना एक क्रिया पूर्ण हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया का होना, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अच्छा, सहायक क्रिया क्या है? जैसे सहायक क्रिया किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जो अंतिम क्रिया होती है, जो उस वाक्य के टेंस को बताती है, उस वाक्य के काल को बताती है, उस सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खा चुका है जो है ये सहायक क्रिया है। अच्छा ठीक। अच्छा तो और आपने 6 प्रकार बताए, 3 प्रकार कौन से रह गए हैं? सर 3 प्रकार रह गए हैं, संयुक्त, सहायक और
सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए आगे बताइए कि काल के कितने भेद हैं और उपभेद भी बताइए। सर काल के मुख्यतः 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जबकि वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 6 भेद तथा भविष्य काल के 3 भेद तथा भूतकाल के 6 भेद हैं। चलिए अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। बताइए कि तत्पुरुष समास क्या है। सर तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक की विभक्तियों को शामिल किया जाता है। यानी इन विभक्तियों से बने शब्दों को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सर राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। सर का जो है संबंध कारक, संबंध विभक्ति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे सर तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मलिक मोहम्मद जायसी जी की कोई 2 रचनाएं बताओ। सर मलिक मोहम्मद जायसी जी की 2 रचनाएं हैं, अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अच्छा ठीक। अच्छा आपने जयशंकर प्रसाद जी का नाम सुना है? जी सर सुना है। अच्छा जयशंकर प्रसाद जी की एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। जी सर, कामायनी की कोई 2 पंक्तियां सुना सकते हैं? बिल्कुल सर, सुनाइए। कामायनी की सिर्फ 2 पंक्तियां हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाई ब्यालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाई ब्यालों सी। अच्छा ठीक है। नीलेश जी ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी सर, उत्तर प्रदेश में एक महान कवि पैदा हुए हैं जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सर जानते हैं। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने जो लेखन कार्य किया उस लेखन कार्य की भाषा क्या थी? सर इन्होंने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। तो नीलेश जी ऐसा करिए, आप 2 रचनाएं ब्रज की तथा 2 रचनाएं अवधी की बता दीजिए। सर इनका एक महाकाव्य हुआ है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा बरवय रामायण भी इनका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। देखिए सर, अगर ब्रज भाषा की बात की जाए तो गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि जो हैं इनकी ब्रज भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। अच्छा ठीक है। नीलेश जी बताइए कि छायावाद नाम सुने हैं? जी सर, छायावाद के स्तंभ के रूप में किन कवियों को देखा जाता है? सर छायावाद जो है इसके मुख्य कवि या स्तंभ जो है सर 4 कवियों को माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन 4 लोगों को शामिल किया जाता है। अच्छा, तो क्या आप छायावाद की समय सीमा बता सकते हैं? सर छायावाद की समय सीमा 1850 से 1936 से सर 1943 तक छायावाद की समय सीमा रही। श्योर हैं आप? सर बहुत श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही लग रहा है सर, मैंने जो जिस तरीके से तैयार किया था। अच्छा चलिए ठीक है। तो नीलेश जी बताइए कि आपने भी नाम लिया है निराला। जी सर, तो निराला का कोई महाकाव्य आप जानते हैं? इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था। जी सर बताइए। सर इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था अपनी प्रिय पुत्री के बिछोह हो जाने पर, अर्थात उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर, जिसका नाम था सरोज स्मृति। अच्छा ठीक। अच्छा नीलेश जी बताइए कि द्विवेदी युग का समय क्या है और इसके युग प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सर 18 से 36, 1918 से 1936 जो है द्विवेदी युग का समय होगा और इसके युग प्रवर्तक महाकवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा नीलेश बताइए
परेशान मत होइए, पहले शांति से बैठिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। अच्छा ठीक। अच्छा चलिए, हम नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इधर उधर का हो गया। ये बताइए कि आप अपने जीवन में सबसे अधिक कब खुश हुए हैं? कोई ऐसा लम्हा याद है जब आप सबसे ज़्यादा खुश रहे हैं? सर मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे खुशी की बात और सबसे खुशी का लम्हा आज ही है कि मैं आज इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा नीलेश जी, आप किस ज़िले के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा हरदोई ज़िला, तो हरदोई ज़िले के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर हरदोई ज़िले के बारे में यही कि हरदोई ज़िले के नाम के बारे में ऐसा सर जो तथ्य या युक्तियाँ हैं वो उसे यही पता चला है कि इसका हरदोई नाम, यहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने इसका नाम हरिद्रोही रखा था, जो कि कालातीत समय के साथ साथ हरदोई हो गया। और दूसरा सर एक और तर्क दिया जाता है, ये माना जाता है कि इसका पहले नाम था हरिद्वई, अर्थात हरिदोही है। एक जिसने हिरण्यकश्यप को जिन्होंने मारा था, और दूसरे वामन भगवान। तो हिरण्यकश्यप को मारने वाले थे नरसिम्हा भगवान और वामन भगवान, इसलिए इसका हरिद्वई नाम माना जाता है। अच्छा तो ये बताओ नीलेश जी, इसके बारे में कुछ और बताइए, इसके फेमस स्थान। सर हरदोई में जो प्रमुख स्थान हैं उनमें सबसे प्रमुख है वहाँ का सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा प्रहलाद कुंड है, वहाँ पे हत्याहरण तीर्थ क्षेत्र है, जंगली शिव महादेव मंदिर है जहाँ पे लोकल के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। अच्छा तो आप इनमें से किसी स्थान पे गए हैं? सर जो जंगली शिव स्थान है वो मेरे बहुत पास में है, वहाँ पे मैं गया हूँ। और जो हत्याहरण तीर्थ है वहाँ पे मेला लगता है, उस मेले में भी गया हूँ। तो आप बताइए कि हत्याहरण मतलब हत्या से क्या तात्पर्य है इसका क्या अर्थ हुआ हत्याहरण तीर्थ क्षेत्र? सर ऐसा माना जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ था, भगवान रामचंद्र जी के हाथ से रावण की मृत्यु हो जाने पर उनको पाप लग जाता है, तो उस पाप को धुलने के लिए वो इस तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, नहाते हैं, और तब से इस तीर्थ क्षेत्र का, तो ऐसा माना जाता है कि वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, तब से इस तीर्थ क्षेत्र का नाम हत्याहरण तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा तो चलिए ठीक है। अच्छा आपने शुरू में कहा था कि आपका जो इंटरेस्ट है, यानी आपकी जो हॉबी है, उसमें आप हिंदी काव्य पढ़ना पसंद करते हैं। जी सर, तो हिंदी काव्य में अभी आपने क्या पढ़ा है? सर अभी रिसेंटली मैंने रश्मि रथी पढ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी 2-3 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ जो कुछ याद हो आपको सुनाइए। ठीक है सर। सर रश्मि रथी की पंक्तियाँ हैं कि दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आई, पांडव का संदेशा लाई, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही प्रेम से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। ओके ओके ठीक है। तो नीलेश जी, आप जानते हैं कि केवी के जो इंटरव्यू में है इंक्लूड हो गया आपकी बार डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग का 30 अंक का लक्ष्य है। तो आपने जो भी किया है, ये पूरा प्रकरण आपका इंटरव्यू के दौरान चला है। अब आपको जो कुछ भी आप तैयार करके आए हैं, एक डेमो टीचिंग आपको देना है। तो क्या आप तैयार हैं? जी सर। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और आपका डेमो टीचिंग देखते हैं।